हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस हम अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है 3 persons कैन बिल्ड अ हाउस इन 8 days। 3 लोग एक हाउस का कंस्ट्रक्शन 8 दिनों में करते हैं। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। वही हाउस अगर हमें 6 दिनों में कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्ड करना है, तो लोग कितने लगेंगे, ये यहां पे हमें पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन से एक बात का आपको पता चला है, अगर हम लोगों की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन हमें कम लगेंगे। ठीक है, मतलब कम दिनों में कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोगों की संख्या बढ़ानी होगी। अगर लोगों की संख्या हम कम करेंगे तो दिन हमें ज्यादा लगेंगे। मतलब लोगों की संख्या और दिन, लगने वाले दिन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लोग बढ़ाएंगे, दिन कम लगेंगे, लोग कम करेंगे, दिन ज्यादा लगेंगे। अब यहां पे कम दिनों में हमें कंस्ट्रक्शन करना है। 3 लोग अगर 8 दिनों में काम करते हैं तो वही काम 6 दिनों में कितने लोगों से होगा। मतलब यहां पे लोगों की संख्या तो बढ़ेगी, क्योंकि अगर दिन कम करने हैं तो लोग हमें ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है ना, हमें पता है किसी भी घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर हम लोगों की संख्या बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से दिन की संख्या कम होगी। अगर लोगों की संख्या कम करेंगे तो दिन की संख्या बढ़ेगी। तो इसका मतलब लोगों की संख्या और दिन की संख्या, ठीक है ना, लोगों की संख्या और लगने वाले दिन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के उलट है। ठीक है, देखिए यहां पे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स। ओके, नंबर ऑफ पर्सन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली मतलब ये प्रोपोर्शनल का साइन है। अगर 1 लेते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, ये रिलेशन। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हमें यहां से हटाना है तो इक्वल टू अगर लेना है तो निश्चित रूप से यहां पे हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन नंबर ऑफ डेज। ये आपने इससे पहले स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में देखा है, इनवर्स प्रोपोर्शन। नाउ नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन नंबर ऑफ डेज। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये अब रिलेशन यहां पे हमें मिला है, नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखिए पहले रिलेशन में नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 8, और नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 3। देयरफॉर 3 इंटू 8 इक्वल्स टू, हम क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट। ओके, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स 3 है और नंबर ऑफ डेज 8 है। नाउ लुक हियर, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, मतलब 6 दिनों में उस हाउस को अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो कितने लोग लगेंगे, यहां पे हमें पूछा गया है। ठीक है, अब हम क्या कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिए, लेट x number of persons, let x number of persons are required to build the house, in 6 days। ओके, x नंबर ऑफ पर्सन्स यहां पे हमें लगेंगे, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। कितने दिनों में, 6 दिनों में। अब देखिए तो रिलेशन क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, x। ओके, नंबर ऑफ पर्सन्स x है, नंबर ऑफ डेज 6 है, इक्वल्स टू हमारे पास है कांस्टेंट। ध्यान दीजिए। ओके, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हैं, ओके, ये हमारे पास फर्स्ट है, सपोज इसे अगर हम सेकंड कहते हैं, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं फिर, x इंटू 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 8 यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, हमने यहां पे फर्स्ट और सेकंड यूज किया है। ठीक है, अब इस 6 को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 3 इंटू 8 अपॉन 6। 3 इंटू 8 मतलब 24 अपॉन 6, और 24 अपॉन 6 क्या मिलेगा, 4। 6 4 जा 24। Therefore, look here,
कितने लोग, क्या पूछा गया था, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, देयरफॉर 6 persons are required to build the same house in how many days, in 6 persons नहीं सॉरी 4 persons, x का वैल्यू 4 है, 4 persons are required to build the same house in how many days, 6 days। ठीक है, देखिए हमने पर्सन, यहां पे मैंने पहले आपको बताया था पर्सन की संख्या बढ़ेगी क्योंकि कम दिनों में हाउस का कंस्ट्रक्शन हमें करना है। ठीक है, 3 लोग 8 दिनों में काम करते हैं, तो वही काम 4 लोग 6 दिनों में करेंगे। यहां पे लोगों की संख्या हमने बढ़ाई है। ठीक है, ओके, बहुत ही इजी इसका सोल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज इन परसेंटेज। इन रेशोज को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हमें पता है हम किन रेशोज को परसेंटेज कहते हैं, जिन रेशो का सेकंड टर्म जिसे हम सक्सेसर कहते हैं वो अगर 100 रहेगा तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म जिसे हम प्रीडिसर कहते हैं, ये फर्स्ट टर्म यहाँ का 15 है और सेकंड टर्म 25 है सक्सेसर। अगर ये 25 100 में कन्वर्ट होता है तो उसे हम परसेंटेज कहेंगे। इसका मतलब इन रेशोज को परसेंटेज कहने के लिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनका सेकंड टर्म हमें 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लुक यार 15:25 को हम लिख सकते हैं 15/25 चलेगा। लुक यार इस 15 और 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करना है 4 से ही, क्यों मल्टीप्लाई करना है 4 से, बिकॉज हमें सेकंड टर्म कितना चाहिए 100। सेकंड टर्म 100 तभी पॉसिबल है जब 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सिर्फ सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में देखा है हम किसी भी रेशो के फर्स्ट और सेकंड टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को सेम नंबर से मतलब 4 से यहां पे मल्टीप्लाई किया है। ओके, नाउ 15 × 4 60, 25/4 100, इट विल बी 60%। इसको हम क्या कह सकते हैं 60%। ठीक है, अब सेकंड हमें दिया है 47:50, इसका मतलब 47/50। तो यहां के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए, पहले हम सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं कहते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, क्योंकि ये रेशो है। ठीक है, अब यहां पे जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है, ये जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म को किससे मल्टीप्लाई, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 100 मिलेगा। निश्चित रूप से 2 से मल्टीप्लाई करना है। 50 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 100 मिलेगा। तो यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो डिनोमिनेटर में हमें 100 मिलेगा और न्यूमरेटर में देखिए कितना मिलेगा 94। ओके, 7 2 ज़ा 14 या फिर 2 7 ज़ा 14, हमारे पास 1 रहेगा, 2 4 ज़ा 8 + 1 9। 94/100 इसका मतलब ये 94% रहेगा। बहुत ही सिंपल है। ओके, अब ये 7/10 है। इस 7/10 में यहां का जो सेकंड टर्म है 10, उसको हमें 100 में कन्वर्ट करना है। ये तभी पॉसिबल है जब 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, तो फर्स्ट टर्म को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा 70/100। नाउ इट विल बी 70%। ओके, ठीक है, उसी प्रकार से अब यहां पे 546/600 दिया है। देखिए 600 की जगह हमें क्या चाहिए, 600 की जगह हमें 100 चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है, जैसे 25 की जगह 100 चाहिए था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 50 की जगह 100 चाहिए था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 की जगह 100 चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई किया। अब 600 की जगह, ये सभी नंबर 100 से छोटे थे लेकिन ये नंबर 100 से बड़ा है। अगर बड़ा रहेगा तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, अगर ये छोटा रहता था तो हम मल्टीप्लाई कर लेते। तो इसका मतलब इस 600 को हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे तब जाके हमें 100 मिलेगा? निश्चित रूप से यहां पे हमें डिवाइड करना है 6 से। 600 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 100 मिलेगा। तो इसका मतलब लुक हियर, इस 600 को अगर हमने 6 से डिवाइड किया तो हमें आंसर 100 मिलेगा।
लेकिन सिर्फ हम सेकंड टर्म को डिवाइड करके यहां पे नहीं चल सकता है काम हमारा, हमें फर्स्ट टर्म को भी सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 546, इसे भी हमें 6 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 546 इज डिवाइडेड बाय 6 कितना रहेगा, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, तो यहां पे हमें 91 मिलेगा। 600 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 100 मिलेगा, तो ये रहेगा अब 91%। देखिए यहां पे हमें सेकंड टर्म से पहले सेकंड टर्म के बारे में सोचना है, क्योंकि सेकंड टर्म हमें 100 चाहिए। हर बार हम पहले सेकंड टर्म के बारे में सोच रहे हैं। सेकंड टर्म को जिस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा 100 लाने के लिए, सेम नंबर से हमें फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों को भी 4 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड सब क्वेश्चन में 50 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तब जाके हमें 100 मिलते थे। तो हमने सिर्फ सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई नहीं किया, फर्स्ट टर्म को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। आपको देखिए रेशो के दोनों टर्म को सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। सिर्फ किसी एक टर्म को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशोज में देखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशोज हमें क्या बताता है, हम किसी भी रेशो के दोनों टर्म को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां तक क्वेश्चन थर्ड तक हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था, क्वेश्चन फोर्थ में हमने सेम नंबर से डिवाइड किया है। ठीक है, नाउ 7/16। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हटके है, क्योंकि देखिए 25 से 100 को हम डिवाइड कर सकते थे, मतलब 25 इंटू 4 हमें वहां पे डायरेक्टली 100 मिलता था। 50 इंटू 2 100 मिला, 10 इंटू 10 100 मिला, 600 को 6 से डिवाइड किया 100 मिला। लेकिन 16 से हम 100 को डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब जैसे 25 से 100 को डिवाइड कर सकते, 50 से 100 को डिवाइड कर सकते, मतलब 25 इज द फैक्टर ऑफ 100, 50 इज द फैक्टर ऑफ 100, 10 इज द फैक्टर ऑफ 100 एंड 100 इज द फैक्टर ऑफ 600। 100 600 का फैक्टर है, लेकिन उस प्रकार से 16 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 100 एंड 100 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 16। भले अब ये 1600 से छोटा है, लुक हियर 1600 से छोटा है, तो निश्चित रूप से यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये फैक्टर नहीं है। तो देखिए यहां का एडजस्टमेंट हम किस प्रकार से लेते हैं, हम क्या करेंगे 7 इंटू 100। सपोज अगर इस प्रकार से हमने लिया 7 इंटू 100, अब देखिए 7 इंटू 100 अपॉन अगर हम 100 लेते हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसा करेंगे, सॉरी सिंपली इससे भी सिंपल वे 16, ठीक है, 16 इंटू 7 ऐसा लेते हैं, 7/16 इंटू 100, ये आपको इजी जाएगा, अपॉन 100 चलेगा। हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सीधे सीधे 100 से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, या फिर ऐसा मान के चलिए और इजी वे लेते हैं 7/16, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सीधे सीधे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये इजी जाएगा आपको समझने के लिए। ओके, समझ रहे ना आप। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 700/16 इंटू 100 चलेगा। डिनोमिनेटर में केवल हमें 100 ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 700/16/100 ऐसा लिख सकते हैं। समझ रहे ना आप, 700/16/100 लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अगर 700 को हम 16 से डिवाइड करते हैं, हम यहां पे देखेंगे 16 से हम 700 को डिवाइड करते हैं। ओके, नाउ दिस विल बी, अब यहां पे 16 4 हमें पता है 64 है। ओके, 70 माइनस 64 इट विल बी 6, तो यहां पे 60 मिलेगा। अब 16 3 48, तो यहां पे हमारे पास कितने रहेंगे 12। ओके, अब ये 12 तो 16 से छोटे हैं, फिर यहां पे हम पॉइंट देते हैं, तो यहां पे 120 होगा। ओके, अब 16 देखिए यहां पे हमें 16 7 112 मिलेगा। ठीक है,
120 माइनस 112, ये यहाँ पे हमें 8 मिलेगा, 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 7 से 7 लिया था, ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्वेश्चन 7 मिला था, तो यहाँ पे 8 आएगा। हमें पता है 16 फाइजा 80, 16 फाइजा 80, तो यहाँ पे 80 माइनस 80 हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट टर्मिनेट होता है, क्वेश्चन टर्मिनेट होता है। 700 अपॉन 16 इट विल बी 43.75 अपॉन 100 मिलेगा। समझ रहे ना आप। देखिए यहाँ पे दिक्कत क्यों गई हमें, क्योंकि 16 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 100, 1600 का फैक्टर नहीं है, इसके कारण हमें इस प्रकार से लेना पड़ा। हमने डायरेक्टली सीधे सीधे क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 700 अपॉन 16 इंटू 100 मिला है। इसका मतलब 700 अपॉन 16 ले सकते हैं अपॉन 100, 700 अपॉन 16 का आंसर हमें 43.75 मिला है, अपॉन कितना है 100 है, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 43.75%, ठीक है, 43.75% किसका, 7 अपॉन 16 का। रेशो को परसेंटेज हम तभी कहेंगे जब रेशो का सेकंड टर्म 100 रहेगा। अगर रेशो का सेकंड टर्म 100 रहता है तो उस रेशो को हम परसेंटेज कहते हैं। ऐसा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशोज में देखा है, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात, ध्यान दीजिए, रेशो के दोनों भी टर्म्स को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नॉन जीरो, उतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा वैसे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, नॉन जीरो नंबर से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि जीरो नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो वहाँ का क्वांटिटी मीनिंगलेस रहेगा, नॉट डिफाइन रहेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि किसी भी रेशो के दोनों टर्म को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5, ठीक है। आभा और उसकी मदर, उन दोनों के प्रेजेंट एज का रेशो 2:5 दिया है। एट द टाइम ऑफ आबाज बर्थ हर मदर एज वॉज 27 ईयर्स, मतलब जब आभा का जन्म हुआ था तब उस टाइम उसके मदर का एज था 27 ईयर्स, ओके। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर। आभा और उसकी जो मदर है उन दोनों का हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इस सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। क्या दिया है हमें, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर is 2:5, ओके। ये रेशो है। लुक हियर, सपोज हमने यहां पे ऐसा कंसिडर किया 4 अपॉन सपोज 10 लिया, 4 अपॉन 10 मतलब 4:10। तो हमें पता है इस 4:10 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 अपॉन 2 × 5। यहाँ का 2 कैंसिल होगा, हमें 2/5 मिलेगा। मतलब 4:10, इसका आंसर हमें 2:5 मिला है। समझ रहे आप। ये 2:5 जो हमें रिड्यूस फॉर्म मिला है, ये किस प्रकार से मिला है, यहां पे 2 कॉमन था दोनों में, वो 2 हमने कैंसिल किया। इसका मतलब ये जो रिड्यूस फॉर्म है, ये रिड्यूस फॉर्म अगर हमें 4:10 में कन्वर्ट करना है तो इसको 2/5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब रिड्यूस फॉर्म से अगर ओरिजिनल फॉर्म तक हमें पहुंचना है तो एक कॉमन नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, जिसे हम कॉमन मल्टीपल कहेंगे। जब भी हमें इस प्रकार का रिड्यूस फॉर्म या फिर इस प्रकार का रेशो दिया है, उससे अगर हमें ओरिजिनल नंबर्स कंसीडर करने हैं, ओरिजिनल रेशो कंसीडर करने हैं, तो इन दोनों को कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहां पे अगर हमें प्रेजेंट एजेस का रेशो
2:5 दिया है और इससे अगर हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करने रहेंगे तो वहां पे किसी कॉमन मल्टीपल से 2:5 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे हम कंसिडर करते हैं लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। समझ रहे ना आप? अगर ये कॉमन मल्टीपल हमने यहां पे कंसिडर किया, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, देयरफॉर द present ages of Abha and her mother are कितने रहेंगे फिर 2x and 5x years, 2x and 5x years respectively। समझ रहे ना आप? ये देखिए ये 2:5 मैंने आपके सामने एग्जाम्पल भी रखा है। ये 2/5 कब मिला हमें? जब हमने 4/10 से 2 कॉमन मल्टीपल कैंसिल किया है। मतलब ये 2/5 को अगर हम कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4/10 मिलेगा। तो इसी प्रकार से 2:5 से अगर हमें ओरिजिनल वहां पे रेशो चाहिए, ओरिजिनल नंबर चाहिए, तो इसका मतलब किसी कॉमन मल्टीपल से हमें 2:5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉमन मल्टीपल क्या है हमें पता नहीं है, इसलिए हमने यहां पे कॉमन मल्टीपल x कंसीडर किया है। ओके, तो हमेशा हमें इसी प्रकार से कंसीडर करना। एक कॉमन मल्टीपल जब भी हमें रेशो दिया रहेगा तो कॉमन मल्टीपल हमें डेफिनेटली वहां पे कंसीडर करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट एजेस हमारे पास क्या है? आभा का प्रेजेंट एज 2x ईयर्स है और उसके मदर का प्रेजेंट एज 5x ईयर्स है। ठीक है, ये दोनों भी हमने ईयर्स में लिया है। ओके, अब हमें क्या दिया है? एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ हर मदर एज वॉज 27 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर। हमने प्रेजेंट एजेस 2x और 5x लिए। अब आज का आभा के मदर का एज कितना है? 5x, और आभा का कितना है? 2x। ठीक है, आज का मतलब आज आभा 2x ईयर का है। आज जब आभा का मतलब आभा और उसके मदर का एज है 5x। ठीक है, सपोज आज आभा का एज सपोज हमने 10 लिया और उसके मदर का एज हमने सपोज 37 लिया आज का। तो आभा के बर्थ के टाइम उसके मदर का अगर एज हमें फाइंड करना है तो ये जो 10 है आभा का मदर, ये 37 से माइनस करना पड़ेगा। तो आभा के बर्थ के टाइम का एज मिलेगा उसके मदर का, बराबर है? क्योंकि बर्थ के टाइम देखिए अब क्या है, आभा के बर्थ के टाइम, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ उसके मदर का एज हमें 27 ईयर्स दिया है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इन दोनों को यूज करके अगर हमें एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ उसके मदर का एज फाइंड करना है तो मदर के आज के एज से आभा का आज का एज माइनस करना पड़ेगा। उतने दिन हम पीछे चले जाएंगे। जैसे सपोज आभा का आज का एज 10 ईयर्स है, उसके मदर का आज का एज 37 है, तो आभा के जन्म के टाइम, आभा के बर्थ के टाइम अगर उसके मदर का एज हमें फाइंड करना है तो 37 से 10 को हमें माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे ना आप? तो इसी प्रकार से हम यहां पे देखिए, इससे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? देयरफॉर द एज ऑफ आभास मदर at the time of her birth, at the time of her birth, आभास बर्थ लिखेंगे। ठीक है, आभास बर्थ इज कितना रहेगा? ठीक है ना, हमें क्या दिया है देखिए, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ हर मदर। ठीक है, हम जो दिया है उसी प्रकार से भी शब्द रचना कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे देखिए, देयरफॉर एट द टाइम ऑफ, मतलब अलग से आपको सोचने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल से ही, प्रॉब्लम से ही हम सेंटेंस उठाएंगे। एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ, ओके, आभास बर्थ हर मदर एज वॉज कितना रहेगा? 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 3x ईयर्स। इस प्रकार से रहेगा। ओके, फ्रॉम गिवन कंडीशन
हमें प्रॉब्लम में जो कंडीशन दिया है उसके मदर का एज उस टाइम 27 ईयर दिया है। ओके, फ्रॉम गिवन कंडीशन हम क्या कह सकते हैं 3x इक्वल्स टू 27। समझ रहे हैं आप? 3x इक्वल्स टू 27, इसका मतलब x इक्वल्स टू 27 अपॉन 3। हमने 3x इक्वल्स टू 27 क्यों लिया? एट द टाइम ऑफ अब्बास बर्थ हर मदर एज वॉज 5x माइनस 2x मतलब 3x ईयर्स, लेकिन प्रॉब्लम में उसके मदर का एज 27 ईयर दिया है, मतलब ये 3x इक्वल्स टू 27 रहेगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 27 अपॉन 3 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू हमें 9 मिलेगा। ठीक है, ये कॉमन मल्टीपल हमें मिल चुका है, कितना x इक्वल्स टू 9 है, ध्यान दीजिए। ओके, तो आज का हम आभा का और उसके मदर का एज फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर देखिए x इक्वल्स टू 9 अगर है तो 2x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 2x मतलब 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 18। ओके, उसी प्रकार से मैं चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x इज 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 18, और फिर हमारे पास 5x है, 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 45। 2x किसका एज है? 2x है आभा का प्रेजेंट एज और आभा के मदर का 5x है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, दी प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर आर क्या रहेंगे? आभा का प्रेजेंट एज 18 ईयर्स एंड 45 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अब ये रिस्पेक्टिवली हम क्यों यूज करते हैं? रिस्पेक्टिवली को हम मराठी में कहते हैं अनुक्रमे। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये 18 आभा के लिए है और 45 उसके मदर के लिए है, इसलिए वहां पे हमने रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए प्रेजेंट एज जो रहेगा उनका, ये प्रेजेंट एज रहेगा 18 ईयर्स एंड 45 ईयर्स। अब हमारा आंसर सही है नहीं, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, सपोज इसको हमें वेरीफाई करना है, ये आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए हमारा आंसर सही है या नहीं चेक करने के लिए। किस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं? देखिए उनके प्रेजेंट एज का रेशो, हमें आंसर क्या चाहिए? प्रेजेंट एज का जो रेशो है उसका आंसर 2:5 चाहिए। हमें क्या मिला है? 18/45। 18/45 मतलब 2 इंटू 9 या फिर और 5 इंटू 9 ऐसा ले सकते हैं। 18 को हम 2 इंटू 9 ले सकते हैं, 45 को 5 इंटू 9 ले सकते हैं, तो ये मिलेगा हमें 2/5 मतलब 2:5। देखिए उनके आज के एज का रेशो 2:5 हमें मिल रहा है और यही हमें एग्जाम्पल में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ आबास बर्थ हर मदर एज वॉज 27 ईयर्स। आज का मदर का एज कितना है? 45, और उसका आज का मदर का एज 45 है और आज का आभा का एज 18 है। अगर हम 45 माइनस 18 लेते हैं आंसर हमें 27 ही मिल रहा है। ओके, मतलब आभा के बर्थ के समय उसके मदर का एज कितना रहेगा? 27 ईयर्स मिलेगा। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब हमारा यहाँ का जो आंसर है ये आंसर सही है। ये वेरीफाई जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको हमारा आंसर सही है नहीं ये हम किस तरह से चेक कर सकते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे इसे लिखा है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें दोनों के प्रेजेंट एजेस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करने थे, लेकिन यहां पे हमें दोनों के प्रेजेंट ईयर्स दिए गए हैं। ठीक है, प्रेजेंट एजेस दिए गए ईयर्स में। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 5:4। कितने सालों बाद उन दोनों के एजेस का रेशो 5:4 रहेगा, ये हमें यहां पे फाइंड करना है। उन दोनों के आज के एजेस हमें दिए हैं। देखिए वत्सला का आज का एज 14 ईयर्स है और सारा का आज का एज यहाँ पे 10 ईयर्स है। अगर ऐसा है तो कितने दिनों मतलब कितने सालों बाद, हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों बाद उन दोनों के एज का रेशो 5:4 रहेगा, ऐसा यहाँ पे हमें पूछा है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन में जो हमें पूछा जाता है उसके लिए जनरली हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में जो बात हमें पूछी जाती है उसके लिए हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं। चलिए हम यहां पे कंसिडर करेंगे क्या, लेट आफ्टर x years द रेशियो ऑफ देयर एजेस। लेट हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट आफ्टर x years, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। आफ्टर x years द रेशियो ऑफ क्या, वत्सला एंड सारा, वत्सला एंड सारा becomes 5:4, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, x years। अब देखिए प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला, द प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला and Sarah are 14 years and 10 years respectively। ठीक है, ये हमें दिया है। therefore after x years x सालों के बाद the ages of Vatsala and Sarah will be after x years, कितना रहेगा। देखिए आज का एज कितना है, 14 ईयर्स, किसका, वत्सला का। आफ्टर x ईयर्स कितना बनेगा, 14 प्लस x या फिर x प्लस 14। समझ रहे हैं आप, आज का 14 ईयर्स है तो x साल के बाद इसमें x ऐड करना पड़ेगा, 14 प्लस x होगा। आज का सारा का कितना है, 10 ईयर्स। आफ्टर x ईयर्स कितना होगा, 10 प्लस x एंड क्या कहेंगे हम, 10 प्लस x ईयर्स। ओके, आफ्टर देखिए उन दोनों के एजेस आफ्टर x ईयर्स कितने बनेंगे, 14 प्लस x और 10 प्लस x। अब हमें यहां पे क्या दिया है, लुक हियर, हमें क्या दिया है, हमने क्या कंसिडर किया है, आफ्टर x years द रेशियो ऑफ वत्सला एंड सारा बिकम्स 5:4। x सालों बाद, कितने सालों बाद, x सालों बाद, ध्यान दीजिए x सालों बाद वत्सला और सारा इन दोनों के एजेस का रेशियो 5:4 रहेगा। लेकिन x साल बाद दोनों के एजेस क्या है, 14 प्लस x और 10 प्लस x। देयरफॉर ध्यान दीजिए ये कंडीशन आपको समझना जरूरी है। देयरफॉर फ्रॉम द गिवन कंडीशन x सालों बाद, देखिए x सालों बाद उन दोनों के एजेस 14 प्लस x और 10 प्लस x है, तो उन दोनों के एजेस का आफ्टर x ईयर्स हमें रेशो क्या मिलेगा, 14 प्लस x अपॉन 10 प्लस x, इतना मिलेगा। आफ्टर x ईयर्स दोनों के एजेस का रेशो 14 प्लस x अपॉन 10 प्लस x मिलेगा। आफ्टर x ईयर्स दोनों के एजेस का रेशो हमने 5:4 लिया है, मतलब 5/4, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि ये आफ्टर x ईयर्स है यहां पे और ये आफ्टर x ईयर्स का रेशो है। ये आफ्टर x ईयर्स के एजेस है और ये आफ्टर x ईयर्स के एजेस का रेशो है, मतलब इन दोनों का रेशो इक्वल्स टू ये रहेगा। समझ रहे हैं, मैं ज्यादा यहां पे आप उसको लिखता नहीं हूं, ठीक है ना, मुझे यहां पे इसे ज्यादा एलेबरेट नहीं करना है, ज्यादा बड़ा नहीं है आंसर इसका। देखिए समझ लीजिए x सालों बाद दोनों के एजेस इस प्रकार से है, इन दोनों का रेशो इतना रहना ही चाहिए क्योंकि आफ्टर x ईयर्स इनके एजेस का रेशो इस प्रकार से हमें दिया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। लुक हियर, 4 से हम 14 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से हम 10 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को इधर ट्रांसफर किया है, 10 प्लस एक्स को हमने इधर ट्रांसफर किया है। देयरफॉर क्या मिलेगा फिर हमें, लुक हियर, 4 इंटू 14 इट विल बी 56 प्लस 4x। ओके, 5 इंटू 10 50 प्लस 5x। ठीक है, नाउ देयरफॉर 56 माइनस 50 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं और 4x को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। नाउ 56 माइनस 50 इट विल बी 6
5x minus 4x, it will be x and therefore x equals to 6. ओके, x का वैल्यू यहां पे हमें 6 मिला है. व्हाट इज x? लेकिन x हमने क्या कंसिडर किया है? देखिए x हमने क्या लिया है, हमने कंसिडर किया था लेट आफ्टर x years द रेशियो ऑफ वत्सला एंड सारा बिकम्स 5:4. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 5:4. तो उसे हमने x कंसिडर किया था, x का आंसर हमें 6 मिला है. तो देखिए फाइनल आंसर हमें क्या लिखना है, देयरफॉर द रेशियो ऑफ वत्सला एंड सारा, the ratio of their ages, the ratio of ages कहना पड़ेगा हमें, the ratio of ages of वत्सला and सारा will become 5:4 after how many years? After 6 years. 6 सालों के बाद उन दोनों के एजेस का रेशो हमें 6 सालों बाद उन दोनों के एजेस का रेशो हमें 5:4 मिलेगा. चलिए इसे हम वेरीफाई करते हैं, हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक करते हैं. किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे? एक तो है कि उनका आज का हमें एज दिया है 14 ईयर्स और 10 ईयर्स. 6 सालों बाद क्या होगा? 6 सालों बाद 14 + 6 मतलब 20 बनेगा. 6 सालों बाद 10 + 6 मतलब 16 बनेगा. ठीक है, तो इन दोनों का रेशो हमें 5:4 मिलना चाहिए. 20/16. अब यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं. 4 5 = 20, 4 4 = 16. देखिए ये रेशो हमें क्या मिला है, 5:4. इसका मतलब आफ्टर 6 ईयर्स जो आंसर हमने फाइंड किया, x का वैल्यू हमें जो 6 मिला है, x का वैल्यू 6 हमारा यहाँ पे सही है. ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका सलूशन है. थोड़ा सा इसको आपको एक बार और देखना पड़ेगा अगर नहीं समझा तो. ठीक है, सॉल्यूशन एक बार में नहीं समझता है तो आपको दोबारा देखना है. और फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए. ठीक है, आपका हर एक डाउट, आपका हर एक क्वेश्चन, आपकी हर एक समस्या 100% में सॉल्व करूँगा. ठीक है, लेकिन आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजना है. चाहे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने मेरा, देखिए वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी मैंने अभी वीडियो में दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में. चाहे तो आप उसके ऊपर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो अगर आपको कुछ दिक्कत है तो. ठीक है, चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. प्रैक्टिस सेट 4.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7. आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3. What is रेहाना's प्रेजेंट एज? अब देखिए यहाँ पे हमें रेहाना और उसके मदर का जो प्रेजेंट एज है उसका रेशो दिया है 2:7. देखिए क्या दिया है, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7. इसका मतलब वहाँ पे कॉमन मल्टीपल होना चाहिए. देयरफॉर हम कंसिडर करते हैं लेट x बी द कॉमन मल्टीपल. यहाँ का कॉमन मल्टीपल सपोज x रहेगा, कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन रेशो या फिर टू द गिवन रेशो, ऐसा भी कह सकते हैं हम. ओके, देयरफॉर present ages of, therefore the present ages of रेहाना एंड हर मदर क्या रहेंगे? देखिए अब हर मदर आर, रेहाना का प्रेजेंट एज क्या रहेगा 2x ईयर्स और उसके मदर का 7x ईयर्स, 2x years and 7x years respectively. ठीक है, आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3. आज के प्रेजेंट एजेस 2x years और 7x years हैं. आफ्टर 2 years, देखिए आफ्टर 2 years
2 सालों के बाद द एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर, उनके आज के एजेस क्या हैं? रेहाना का आज का एज 2x है, 2 साल बाद क्या रहेगा? 2x प्लस 2। सिंपल सी बात है, आज का अगर 2x है तो 2 साल बाद 2x प्लस 2 ईयर्स रहेगा। ओके, उसके मदर का आज का एज कितना है? 7x, तो 2 सालों बाद कितना रहेगा? 7x प्लस 2 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। जाहिर सी बात है, अगर आज के एज जितने भी है 2 सालों बाद के एज हमें फाइंड करने हैं तो आज के एजेस में 2 ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए, अब कंडीशन हमें क्या दिया है? देयरफॉर ध्यान दीजिए, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, यहां पे हमें कंडीशन क्या दिया गया है? ध्यान दीजिए, व्हाट इज गिवन कंडीशन? उनके 2 सालों के बाद जो एज है उन एज का रेशो हमें दिया है 1:3। 2 सालों के बाद उनके एजेस क्या है? 2x प्लस 2 और 7x प्लस 2, तो ये रहेगा 2x प्लस 2 अपॉन 7x प्लस 2। 2 सालों बाद उनके जो भी एजेस है, देखिए 2 सालों बाद ये एजेस है, इनका रेशो 2x प्लस 2 अपॉन 7x प्लस 2, तो ये रेशो इक्वल टू ये रहेगा, मतलब 1:3 यानी 1/3। ओके, तो अब यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2x प्लस 2, इस 3 को यहां इधर हमने ट्रांसफर किया, इक्वल्स टू 1 इंटू 7x प्लस 2, ऐसा रहेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 2x प्लस 2 और 1 इंटू 7x प्लस 2। देयरफॉर 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x प्लस 6, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 7x प्लस 2 मिलेगा। एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 7x माइनस 6x, इसका मतलब 4 इक्वल्स टू x, या फिर हम x इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें x का वैल्यू यहाँ पे 4 मिला है। लुक हियर, x इक्वल्स टू क्या है? 4 है। ओके, अब इसके बाद देखिए हमें फाइंड क्या करना है, लेकिन व्हाट इज रेहानास प्रेजेंट एज? देयरफॉर रेहानास प्रेजेंट एज इक्वल्स टू, रेहाना का प्रेजेंट एज हमने क्या लिया है? 2x ईयर्स, 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 ईयर्स। ठीक है ना, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? देखिए 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 ईयर्स। ठीक है, रेहानास प्रेजेंट एज हमें क्या मिलेगा? 8 ईयर्स मिलेगा, क्योंकि रेहानास प्रेजेंट एज हमने 2x लिया है, x का वैल्यू हमें 4 मिला है, x इंटू मतलब 2x का वैल्यू अगर 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 इंटू 4 हमें 8 मिलेगा। अब हमारा आंसर सही या नहीं हम चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे? उनके प्रेजेंट एज का जो रेशो है 2:7 है। अब प्रेजेंट एजेस क्या रहेंगे? रेहाना का प्रेजेंट एज कितना है? 8, उसके मदर का प्रेजेंट एज यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7x, x का वैल्यू 4 है तो 28 रहेगा। ठीक है, यहां पे 8 रेहाना का एज है। देखिए अगर इसे हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। रेहाना का प्रेजेंट एज तो हमें मिला है 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8, फिर 4x कितना है? 7x, 7x इक्वल्स टू 7 इंटू 4 इक्वल्स टू 28। अब अगर हम 8/28 फाइंड करते हैं, ये देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, तो 2/7 मिलेगा। ये यहाँ पे जो दिया है हमें रेहाना, देखिए प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7, 8/28 प्रेजेंट एज जो है इनका रेशो हमें 2:7 मिल रहा है। आफ्टर 2 ईयर्स रेशो क्या आफ्टर 2 ईयर्स एज क्या बनेगा? इसका 10 रहेगा, आज का 8 है तो आफ्टर 2 ईयर्स 10 रहेगा, और इनका आफ्टर 10 ईयर्स 30 बनेगा, 28 प्लस 2 30। ठीक है, देखिए 10 और 30 दोनों का रेशो हमें 1:3 ही मिलेगा। आफ्टर 2 ईयर्स इसका एज, रेहाना का एज आफ्टर 2 ईयर्स 10 और उसके मदर का एज आफ्टर 2 ईयर्स 30, 10/30 का आंसर क्या मिलेगा? 1:3। देखिए 1:3 मिल रहा है। ओके, इसका मतलब यहाँ का जो रेहाना का प्रेजेंट एज हमने फाइंड किया, ये आंसर हमारा सही है।
देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 जो है इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इतने सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने बहुत ही अच्छे तरह से सीखे। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से सीखा था, बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 4 से लेके 8 तक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। इसके पहले जो 3 चैप्टर्स हैं, ये तीनों चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए अगर आपने पहले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो। ठीक है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे हमारे स्टेट बोर्ड में, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है आप भी इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, उसके ऊपर चाहे तो आप मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।